नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम रोज कोरोना के साइड इफेक्ट और उसकी नई चुनौतियों पर बात कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने ब्लैक फंगस पर लंबी बात की। कल हमने कोरोना के साइड इफेक्ट में हमारे मस्तिष्क पर, हमारी याददाश्त पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे इस कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के सामने किस तरह की चुनौतियां और परेशानियां हैं उसे लेकर। हम सब जानते हैं किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी का वक्त कितना भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण होता है। कोरोना काल ने इस चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है, दोगुना तिगुना कर दिया है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के सामने यह वक्त दोहरी चुनौती का है। कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें गर्भवती महिलाएं जानना चाहती हैं, जैसे इस चैलेंजिंग टाइम में अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोरोना हो जाए तो उसका खान पान कैसा होना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो वो क्या करे, क्या किसी कोरोना पॉजिटिव महिला से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को कोरोना होगा ही या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा नेगेटिव हो, बच्चे को कोरोना ना हो। इस तरह के तमाम कई सवाल हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। आज हमने खास तौर पर अपने इस शो में महिला डॉक्टर्स को आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ इन सारे सवालों पर बात करने के लिए एक खास पैनल जुड़ रहा है, तो आइए सीधा हम अपने पैनल की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर रितु सक्सेना जी का। डॉक्टर रितु सक्सेना जी डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली में। रितु जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर वाणीपुरी जी का। डॉक्टर वाणीपुरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और गाजियाबाद आईएमए की सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर नीलम विनय जी का। डॉक्टर नीलम विनय ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुई हैं। मैं आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत पहले तो स्वागत करता हूं और सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। और देखिए, खास बात यह कि चूंकि आज गर्भवती महिलाओं से जुड़ा हुआ यह विषय है, हमने कोशिश की है कि उसी फील्ड में एक्सपर्ट यानी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ें और वो आपके सवालों का जवाब दें। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं डॉक्टर ऋतु आपसे कर रहा हूं। डॉक्टर ऋतु, ये कितना चुनौतीपूर्ण है इस वक्त प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, कि वो खुद भी कोरोना से बचें और अपने होने वाले बच्चे को भी बचाएं? देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जैसा आपने बताया अभी कि गर्भावस्था में महिलाओं को ज्यादा इमोशनल, भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है, उनकी फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। और ऐसे में अगर उनको कोविड इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो एक तो पहले से ही प्रेगनेंसी एक तरह से मतलब प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक लोगों के लिए एक चुनौती होती है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में उनकी बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उनको और भी कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। और साथ साथ उन्हें अपने बच्चे का जो सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं वो लोग, कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो उनका, एक ये बड़ा मदर के दिमाग में बहुत ही बड़ा मतलब जिसे कहते हैं फियर होता है कि उसका बच्चा हेल्दी हो। अगर ऐसे में जैसा माहौल चल रहा है कि कोविड का इन्फेक्शन है जो बहुत जल्दी फैलता है, तो ऐसे में महिला के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो खुद भी सेफ रहे और अपने होने वाले बच्चों को भी स्वस्थ रखे। इसके लिए देखा गया है कि लोग मतलब अपनी फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसे में किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है, सपोज किसी महिला को इन्फेक्शन हो भी जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। और साथ साथ ही महिला को चाहिए कि वो अपना प्रॉपर चेकअप कराए, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि लोग फियर से, कोविड के फियर से हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल चेकअप कराने नहीं जाते हैं, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो स्वस्थ हैं, बाद में कहीं इन्फेक्शन लेके ना जाए हॉस्पिटल से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मतलब क्लीन, क्योंकि कई ऐसे सेटअप्स हैं जहाँ पे नॉन कोविड फैसिलिटीज हैं, वहां पे जाके अपना चेकअप कराते रहें टाइम टू टाइम। और अगर बाई चांस आपको कोविड है तो भी आप अपना चेकअप प्रॉपर कराएं और कोशिश करें कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप जाके तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि जो देखा गया है जो लोग अर्ली एडमिशन लेते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनमें आउटकम बहुत अच्छा है, वो लोग भी सेफ रहते हैं और उनका बच्चा भी सेफ रहता है। नहीं तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी भी देखी है, हमने ये भी देखा है कि बच्चे पहले हो जाते हैं, समय से पहले हो रहे हैं, या उन्हें कोई ब्लीडिंग हो जाती है, या उनका मतलब उनको ऐसा भी नौबत आ जाती है कि वेंटिलेटर पे रहना पड़े काफी टाइम तक। और कई और तरह की चुनौतियां होती हैं जो बहुत मुश्किल से हैंडल होती हैं। इसलिए वक्त रहते अगर आप एडमिट हो जाएंगे, जैसे ही आपको लगे कि आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नियर बाय या जो भी आपको हॉस्पिटल में एडमिशन मिले, आप एडमिट हो जाइए, तो आप भी सेफ रहेंगे और डॉक्टर्स के लिए भी आपका इलाज करना काफी इजी रहेगा।
डॉक्टर ऋतु, ये जो आपने तमाम बातें बताई हैं ये उस धारणा के बिल्कुल विपरीत हैं जो अभी फिलहाल शायद महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में और उनके परिवारों में बनी हुई है कि हॉस्पिटल अभी नहीं जाना है, बचना है, एडमिट अभी नहीं होना है। लेकिन इसीलिए हम इन धारणाओं से अलग जो एक्सपर्ट व्यू है उसी के लिए हम आप जैसे डॉक्टर्स को आमंत्रित करते हैं और आप आते हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे सवाल पूछने हैं गर्भवती महिलाओं से जुड़े हुए, क्योंकि बहुत सी दिक्कतें आती हैं, पानी सूख जाता है, बच्चे को कई बार फंदा लग जाता है, प्री मैच्योर की एक आपने बात बताई, ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, वो तो है ही है, लेकिन उससे अलावा ये जो कोविड आया है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। डॉक्टर वाणी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर वाणी पुरी रावत सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गाजियाबाद IMA की सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर वाणी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान महिला की इम्यूनिटी कम होती है और क्या उसकी वजह से वो सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं कोरोना का? हाँ, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने इतना अवेयरनेस वाला प्रोग्राम रखा है। जी, तो कंग्रेचुलेट जी यूपी एंड उत्तराखंड। तो ये क्वेश्चन है कि इम्यूनिटी, यस, देखिए जब भी कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी इम्यूनिटी में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं ताकि वो अच्छे से गर्भ धारण कर सके। यदि ये इम्यूनिटी में चेंजेस ना आए तो उसको रिपीटेड अबॉर्शंस हो जाए, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, यानी कि उसको कोविड होने के ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। सो ऐसा नहीं है, सेम है, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी में वी हैड डीलिंग विद द 2 पेशेंट्स, एक तो महिला खुद है और एक उसका बच्चा है। तो हमें दोनों का ही ख्याल रखना है, दोनों को ही मॉनिटर करना है और दोनों के लिए ही ट्रीटमेंट करने हैं। और दोनों, अगर माँ एंशियस होती है, जैसे हमारे पुराने पुरातत्व विज्ञान में भी है कि महिला और बच्चे का बिल्कुल एकदम एक कनेक्शन होता है। तो यदि महिला अगर एंशियस होती है, महिला नेगेटिव सोचती है, महिला अपने आप को सोचती है अब तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे कोविड हो गया, क्योंकि इतनी सारी भ्रांतियां हैं, लोगों से सुन रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंग्जाइटी, इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन नेचर की इतनी एंग्जाइटी हो जाती है। सो एंग्जाइटी के कारण इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप मुझे बोल रहे हो ना कि प्रेगनेंसी के पड़ता है, जब हम एंशियस होते हैं, जब हम घबराहट होती है, हमें नहीं पता होता क्या होने वाला है हमारे साथ, अनसर्टेनिटी होती है, दिस ऑल्सो डिक्रीजेस योर इम्यूनिटी। सो इसके कारण भी बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे आप प्रोन हो जाते हो इन्फेक्शंस लेने के लिए। इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी घेर लेते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इन सब चीजों से भी लूज होती है। सो वी कैन से कि प्रेगनेंसी की वजह से ही जो है हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है और इसीलिए हमें कोविड प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा अटैक कर रहा है। दिस इज नॉट ट्रू। पर हाँ, इम्यूनिटी में ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, थोड़ा सा इम्यूनिटी ऑल्टर करती है, दिस इज ट्रू। ठीक, मैं डॉक्टर वाणी इस पर आता हूं आपके पास, और हमारे साथ डॉक्टर नीलम विनय जी हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे पहला सवाल, देखिए कोविड हो जाए उसके बाद क्या की चीजें करनी है वो तो मैं आपसे पूछूंगा, हमारे साथ 2 डॉक्टर्स और भी हैं, लेकिन कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज है महिलाएं, उनके परिवार। वैक्सीन के लिए क्या महिला को आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए? हालांकि केंद्र ने यह फैसला महिलाओं पर ही छोड़ा हुआ है। एक रिसर्च में यह भी सामने आया कि अगर कुछ लोगों में यह गलतफहमी है कि बच्चे और मां को जोड़ने वाली नाल पर वैक्सीन से गलत असर पड़ता है, तो रिसर्च ने तो इसे खारिज किया है। तो महिला को वैक्सीन के लिए जाना चाहिए या नहीं? नमस्कार जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पैनल। जी, सबसे पहले मैं हर महिला से ये कहना चाहूँगी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर उन्हें कोविड इन्फेक्शन हो जाए और वो कोविड पॉजिटिव पाई जाए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल घबराएं नहीं। डू नॉट गो इनटू अ पैनिक। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल बी एसिम्प्टोमेटिक, और आप घर में रह के अपने को आइसोलेट करके एक वेल वेंटिलेटेड रूम में अगर आप रहें और अपने को मॉनिटर करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, जो भी आपका गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है उसको एक बार बता दें कि आपका कोविड पॉजिटिव आया है, तो दे विल गाइड यू कि आपको क्या करना है और क्या क्या चीज़ मॉनिटर करनी है, जैसे कि SpO2 मॉनिटर करना है, अपना फीवर मॉनिटर करना है,
और किस लेवल पे आपको अपने डॉक्टर को बताना है, योर डॉक्टर विल गिव यू बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जिससे कि आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे। एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न्ड, वी हैव 2 वैक्सीन्स दैट आर अवेलेबल इन इंडिया, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। और लैक्टेटिंग विमेन में जो माँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनके लिए अब हम लोग वैक्सीनेशन रेकमेंड कर रहे हैं और वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपकी डिलीवरी हुई है, आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड। नाउ देयर आर 2 वेज। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि आप डबल मास्क लगा के अपने बच्चे को फीड कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको और आपके परिवार वालों को बहुत ही डर लग रहा है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस आइडिया, तो आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके निकाल के बच्चे को दे सकती हैं। कहने का पूरा मतलब ये है कि न्यूबॉर्न चाइल्ड को आप ब्रेस्ट मिल्क से वंचित ना करें। ठीक, ये तो बहुत वाकई ये बहुत कॉमन सवाल था। जो महिलाएं अभी माँ हैं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनका ये सवाल था कि क्या अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चे को क्या दूध पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। आपने कहा कि माएँ दूध पिला सकती हैं, बच्चे को फीड करा सकती हैं। मैम, जब हम कोविड पेशेंट के 2 गज दूरी बनाने को कहते हैं, जब हम कहते हैं कि टच नहीं करना है, उसके पास नहीं जाना है, कितना सेफ है ये एक छोटे से बच्चे के लिए जिसकी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, वो अभी इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, वो कितना सेफ है बच्चा अगर माँ उसको फीड कराती है, पॉजिटिव माँ? So yes, so that's a very nice question. But lot of immunity for the child comes from the breast milk. ब्रेस्ट मिल्क से ही बच्चे की, तो हम उस चीज से उसको वंचित नहीं करना चाहते हैं और माँ अच्छे से हाथ धो के डबल मास्क लगा के बच्चे को फीड करा सकती है और अन्यथा वो ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के दे भी सकती है कि कोई और बच्चे को फीड करा सके, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को वंचित नहीं करना है जी। और दूसरी बात है कि अभी जो लेटेस्ट पाया गया है कि जो कोविड पॉजिटिव मदर्स डिलीवर कर रही हैं या जिनको कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव थी, वो अपने बच्चे को लेके 1 महीने तक थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने पीडियाट्रिशियन के टच में रहें। एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चे में, जिसमें बच्चा सुस्त पड़ सकता है, बच्चे को फीवर आ सकता है, तो योर पीडियाट्रिशियन विल गिव यू एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स आपको वॉच करनी है। और अगर आप ऐसे मदर इन पॉइंट से अवगत हैं तो आप इमीडिएटली बच्चे को ऐसा कुछ भी लगे तो अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करें। जिस वक्त में डॉक्टर नीलम मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल हैं, जबकि मैं एक पुरुष हूँ, लेकिन एक चिंता जरूर है महिलाओं के लिए और मैं वो कोशिश करूंगा सारे सवाल पूछने की। और अगर चूंकि मैं एक महिला नहीं हूं, तो अगर मुझसे कोई सवाल छूट जाए और आपको लगता है, आप तीनों डॉक्टर्स को हमारी, कि कोई एक ऐसा विषय जो मुझसे छूट गया, मैं जिसे कवर नहीं कर पाया, आप उसे अपनी तरफ से भी प्लीज ऐड करिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। डॉक्टर नीलम, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल। मैम, अब तक जो हमने पाया, जो अब तक हमने फाइंडिंग्स हमारे पास हैं, वो ये कि अगर मां को अभी तक कोविड नहीं हुआ है तो 99.9% श्योर है कि बच्चा भी ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा, बच्चे को कोविड नहीं होगा। लेकिन पहले यूएस में एक एग्जाम्पल आया था, वाराणसी के डॉक्टर ने बताया कि वहां मां नेगेटिव थी, बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जब बच्चा पैदा हुआ। हालांकि बाद में पता लगा कि मां की रिपोर्ट जो है वो गलत थी, मां पॉजिटिव रही थी, इसीलिए बच्चा पॉजिटिव हुआ। वाराणसी में आज एक खबर आई है मैम, वहां मां को नेगेटिव कोविड नेगेटिव था, उन्हें कोविड नहीं हुआ, लेकिन बच्चा अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ है और वो पॉजिटिव पैदा हुआ है। इस खबर ने माओ की चिंता बढ़ा दी है। हमारा मकसद माओ की चिंता बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको खबर से अवगत कराना है, यह भी बताना है कि ऐसा हो सकता है क्या। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल आरटीपीसीआर में कई लोग जिनको न्यूमोनाइटिस है, पूरे सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव आ रहे हैं, या उनका वायरल लोड इतना नहीं है कि वो आरटीपीसीआर से कैच हो रहा है। एक रीजन तो ये हो सकता है कि माँ नेगेटिव हो, लेकिन वो आरटीपीसीआर में नहीं आ रही हो पॉजिटिव, और लेकिन वो मतलब उसमें सिम्टम्स हो, उसमें न्यूमोनाइटिस हो, और वो बच्चे में भी आ गया हो इन्फेक्शन। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि
मतलब बच्चा पॉजिटिव, कई बार बच्चों को हम देखते हैं कि न्यूनेटल आईसीयूज में रखते हैं स्टार्टिंग में, तो हो सकता है कई बार बच्चे हॉस्पिटल से भी एक्वायर कर लेते हैं इन्फेक्शन। तो ऐसा जरूरी नहीं कि माँ ने ही इन्फेक्शन दिया हो, कई बार बच्चे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। पर ये लेकिन क्योंकि सिर्फ 2 दिन का बच्चा है तो उसमें चांसेस ज्यादातर यही है कि वो इन्फेक्शन उसको माँ से ही मिला होगा। वैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन का कितना रेशियो है ये अभी भी क्लियर नहीं है, स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन, पर ये बहुत ही कम है क्योंकि लोकनायक हॉस्पिटल जो दिल्ली का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसमें हमने कम से कम मींस 250 से ज्यादा हम लोगों ने सिजेरियन सेक्शन और 350 से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज कराई हैं। इनमें बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जिनको पॉजिटिव आया है, बाकी सब बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। उनको और किसी वजह से न्यूनेटल आईसीयूज में रखा गया है पर वो पॉजिटिव नहीं हुए। तो अब तक डॉक्टर ऋतु जो हमको जानकारी है, वो हमको जो बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, वो ये कि सबसे पहले जब वायरस आपको अटैक करता है, वो इंक्यूबेशन उसका 2-3 दिन का वो वक्त रहता है, वो कॉलोनी डेवलप करता है, वो नीचे पहुंचता है। बच्चा ही 2 दिन का है तो उसको अभी बाहर आकर उसको पॉजिटिव हुआ, या ऐसा भी है कि वो कोख से ही पॉजिटिव होकर आया हो? ऐसा हो सकता है, मैं यही कह रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि माँ नेगेटिव आ रही हो आरटीपीसीआर में, लेकिन उनके पास इन्फेक्शन हो जो कि बच्चे में ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि बच्चे पॉजिटिव आए। क्योंकि 2 दिन के बच्चे में एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड है। और अगर ऐसा है तो इससे भी कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी बच्चे पॉजिटिव हुए हैं उन सब में बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स देखे गए हैं। बच्चे ज्यादातर इससे रिकवर भी हुए हैं, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं है और कोई पैनिक करने की बात नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे पॉजिटिव भी हो जाते हैं तो वो सेफली इससे निकल जाएंगे अगर वो प्रॉपर मेडिकल केयर में रहेंगे तो इसलिए ऐसा कोई पैनिक मत करिए। अगर ये एक आध एग्जांपल ऐसा हुआ है, एक्सेप्शंस होती हैं, पर ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि जितनी भी डिलीवरीज हुई हैं, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरीज हो, बच्चे उनमें से बहुत ही ऐसे एक आध बच्चा है जो पॉजिटिव हुआ हो, अदरवाइज सारे बच्चे नॉर्मल हुए। ठीक, डॉक्टर ऋतु मैं आपके पास आ रहा हूँ। घबराने की कोई बात जी, जैसा डॉक्टर वाणीपुरी जी ने कहा था कि हमारा जो पुरातत्व विज्ञान है या जो हमारी पीढ़ियों से चली आ रही जो जानकारियां हैं, उसके मुताबिक देखिए इस चीज का बिल्कुल फर्क पड़ता है। मां जितना अच्छा सोचेगी, बच्चे का मस्तिष्क, बच्चे की सोच, बच्चे का स्वास्थ्य उस पर असर करेगा। मां जितना नेगेटिव सोचेंगी, आप देखिए ना, अभी भी आज भी घरों में हम लोग ये कहते हैं कि कोई अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसके बिस्तर के पास कुछ अच्छे से हंसते खेलते हुए बच्चे, उसकी एक फोटो लगाई जाती है, कुछ बहुत अच्छी सीनरी लगाई जाती है जिससे माँ उस फोटो को देख देखकर खुश रहे। तो वो लॉजिक वही है और ऐसे में आपको पैनिक नहीं करना है। हमारे सारे डॉक्टर्स यही बात बता रहे हैं। डॉक्टर नीलम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर नीलम, एक मेरा सवाल जो मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, उसका जवाब मुझे आपसे पूछना है। सवाल मेरा यह है कि बच्चा अगर बाहर है, छोटा है, 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का है, हम बड़े बच्चे को मास्क लगा देंगे, छोटे बच्चे को हम केयर करेंगे। अब जो बच्चा कोख में है, गर्भ में है, उस बच्चे को बचाने के लिए कोरोना से अब माँ क्या स्टेप्स उठाए, माँ क्या करें उस वक्त? ठीक, अब अगर हम इसको, आप कह रहे थे जैसे बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं बच्चे और माँ और कोविड को लेके, तो इसको अगर हम स्टेप वाइज जाएं जी, तो अभी तक जैसे प्रेगनेंसी की, जैसे प्री प्रेगनेंसी पीरियड है, कोई अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है और उसे अभी क्या करना चाहिए, तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने को, जो आप कहते हैं 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस यू कैन गो फॉर योर वैक्सीनेशन। ये फर्स्ट स्टेप जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट, सपोज आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, सो अब आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आप सोच रहे हैं कि कोविड हो गया, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रिस्क मिसकैरेज का होता है। बट कोविड की वजह से मिसकैरेज हो ऐसा अभी तक बहुत पाया नहीं गया है। सी, दिस इज अ वेरी रीसेंट थिंग, रिसर्च चल रही है, स्टडीज चल रही हैं, रोज नए इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, बट अभी तक बिकॉज ऑफ कोविड रेट ऑफ मिसकैरेज नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, द मिडिल 3 months एंड कोविड, मिडिल 3 months में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज देखी जाती हैं कि बच्चे की बनावट में, हाथ, पैर, हृदय, ब्रेन में कोई एबनॉर्मैलिटी। सो इवन दिस हैज़ नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड कि अगर आपको कोविड है तो आपका बच्चा किसी भी तरह से एबनॉर्मल होगा। लॉट ऑफ मदर्स गेट वेरी एंशियस, वी गेट लॉट ऑफ फोन कॉल्स कि अभी कोविड हो गया है, बच्चे को तो कुछ नहीं हो जाएगा, बच्चा किसी भी प्रकार से हैंडीकैप तो नहीं। सो अभी तक ऐसा नहीं पाया गया है।
नाउ कमिंग टू द थर्ड ट्राइमेस्टर, द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में हैं तो लाइक माई कोलीग सेड, थोड़ा सा लास्ट 3 months में आपकी इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड द वे योर बॉडी हैंडल्स अ वायरस इज स्लाइटली डिफरेंट। सो लास्ट 3 months में आपको थोड़ा सा और सतर्क रहना है, दैट इज ऑल। इवन नाउ वी विल नॉट से टू गेट इनटू अ पैनिक मोड, रिलैक्स, just keep yourself under your guidance of your doctor, ventilated room में रहिए, monitor करिए। there is a very small risk कि आपका प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। आप अपने ऑब्स्टेटिशियन के कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो आपको ऑब्स्टेटिशियन आपको कुछ दवाएं देगा जिससे कि अगर बच्चा प्री टर्म भी हुआ तो वो अपने सांस ले पाएगा। जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं प्री टर्म की, योर पीडियाट्रिशियन एंड योर ऑब्स्टेटिशियन टुगेदर will help you handle that. ठीक। So these are the first, so ये मतलब पहले महीने, 20 के 3 महीने, लास्ट के 3 महीने। नाउ बच्चा पैदा हो गया, पैदा होने में अगर आपको कोविड है जी, that is not an indication for cesarean section, saying that कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि अगर वो बीमारी है माँ को और अगर वेजाइनल डिलीवरी होए तो वो माँ से बच्चे को जा सकती है। सो उसमें हम लोग कहते हैं कि आप प्लीज, आपको ये बीमारी है तो आप सिजेरियन करा लीजिए, आप नॉर्मल डिलीवरी मत अटेम्प्ट करिए वेजाइनल। बट कोविड में ऐसा नहीं है, अगर आप हेल्दी हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, सो कोविड इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन। कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम लोग कहते हैं मदर टू चाइल्ड नहीं होगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ये बहुत अहम बात बताइए आप डॉक्टर नीलम। और इसमें तब जबकि मन में लोगों के ये भी सवाल था कि अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर डिलीवरी के वक्त में माँ पॉजिटिव है तो क्या माँ को, होने वाली माँ को क्या सिजेरियन की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर उन्हें नॉर्मल डिलीवरी, अगर वो सब ठीक है तो जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम पूछेंगे। हमारे 3 डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा क्योंकि मैम डॉक्टर नीलम जी ने जैसा एक महीने का बताया कि किस वक्त में आपको क्या करना है, तो वो टाइम टेबल फिक्स है। इसी तरह ब्रेक का भी टाइम टेबल फिक्स है, बस छोटा सा ब्रेक है। और मैं चाहूंगा कि घर में जितनी महिलाएं हैं, जितने यार दोस्त हैं, जितने आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, वो सब इस डिबेट को जरूर देखें। एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर हैं और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास पेशकश, खास कार्यक्रम। और आज देखिए 5 चीजें हो, 6 चीजें हो, 8 चीजें हो, कितनी सारी चीजें सोशल मीडिया पर आप सुनते हैं, देखते हैं आपको, लेकिन उसमें एक शक रहता है कि क्या ये जो नुस्खा बताया जा रहा है, ये जो तरीका बताया जा रहा है, क्या ये ठीक है, क्या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें। तो यहां सोशल मीडिया का कोई ज्ञान नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का काम है। एक्सपर्ट्स हम रोज हमारे साथ होते हैं, हम एक्सपर्ट से पूछते हैं। और आज का जो टॉपिक है, देखिए हमने ब्लैक फंगस पर बात की, हमने व्हाइट फंगस पर बात की, म्यूकोरमाइकोसिस, एस्परजिलोसिस, येलो फंगस, कोविड, कितनी सारे चीजों को आज तक हमने कवर किया है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत संवेदनशील है और वो माओ से जुड़ा हुआ है, प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आज हमारे साथ 3 खास डॉक्टर्स हैं और तीनों डॉक्टर्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीलम विनय जी हैं, आप ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर वाणीपुरी जी हैं, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर ऋतु सक्सेना जी हैं। और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब ब्रेक पर मैं गया था तो उससे पहले डॉक्टर नीलम जी से जो बात हुई थी, उससे एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत से लोगों के मन में एक सवाल यह है कि अगर मां पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा इन टर्म्स ऑफ कोविड। एलएनजेपी में कितने केसेस अब तक मैम ऐसे आए हैं कि डिलीवरी जिस वक्त हुई मां पॉजिटिव थी, बच्चा उसके बाद नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया? और उनकी मैम क्या उनकी सिजेरियन हुआ या उनका नॉर्मल हुआ? देखिए, अभी क्योंकि लास्ट ईयर से स्टार्ट हो चुका है कोविड और हमारा हॉस्पिटल ऐसा था, जब ऐसा भी पाया गया कि शुरू में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो लोगों को जैसे ही पता चलता था कि कोविड है, प्रेग्नेंट फीमेल टर्म है बिल्कुल, जिनका डिलीवरी ड्यू है, जैसे ही उन्हें पता चलता था कि प्रेग्नेंट है और कोविड पॉजिटिव है, तो उनको कई हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिला। ऐसी प्रॉब्लम कई जगह आई, दिल्ली में भी आई। तो ऐसे में लोकनायक हॉस्पिटल को हमने पहले दिन से ही ऐसा डेजिग्नेट किया हुआ था कि यहाँ प्रेगनेंसी वाली फीमेल्स आएंगी और इनकी डिलीवरी कराई जाएंगी। तो कहीं भी एडमिशन नहीं मिला तो लोकनायक हॉस्पिटल में एडमिशन भी हुआ और डिलीवरी भी हुई। तो इसी के चलते हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया, जैसे कि 350 से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं और 250 से ज्यादा सिजेरियन सेक्शंस हुए हैं। इनमें ज्यादातर माओं के बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ थे और इनमें से ज्यादातर माओं के बच्चे जो थे वो नेगेटिव थे। पॉजिटिव मदर के बच्चे भी नेगेटिव थे। कई ऐसी भी डिलीवरीज हो रही थी जिनमें सस्पेक्ट था, उनको सारे सिम्टम्स आ रहे थे, क्योंकि इस बार सेकेंड वेव में ऐसा देखा गया है कि आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, लेकिन मदर सस्पेक्ट की कैटेगरी में आ रही थी। तो उनके बच्चे भी ज्यादातर नेगेटिव ही हुए हैं। तो ऐसा 1 या 2 बच्चे हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव थे, वरना जिनको भी हो सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो या जैसे भी हो, लेकिन मतलब 99% लोगों के बच्चे जो थे वो स्वस्थ थे और उनको कोविड पॉजिटिव नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फियर की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो बस आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि कब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है और क्या नहीं करना। नहीं करने में बहुत इंपॉर्टेंट आता है सेल्फ मेडिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में वो दवाइयां नहीं खा सकते जो हम नॉर्मल कोविड के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। नॉर्मल हमने एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पर कोविड के पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हैं उनमें नॉर्मल, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो उनको हम अवॉइड करते हैं। लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, आपने कहा कोविड में जो हम दवाइयां लेते हैं, अब देखिए बच्चों को याद हो चुका है, अगर किसी को कोविड होता है, उसको माइल्ड सिम्टम है, कोविड हुआ है, तो दवाइयां मुझे आज तक याद है, डोज भी याद है, मैंने कितना पढ़ा था जब मैं खुद पॉजिटिव हुआ था। आइवरमेक्टिन, डॉक्सिसिलिन, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, डोलोपार, लिम्सी, जिंकोविट, ये 5-7 दवाइयां हैं जो लिखी जाती हैं। इनमें से प्रेग्नेंट लेडी को कौन सी नहीं खानी है? देखिए, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पूरी तरह से अवॉइड करते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, बिल्कुल ही नहीं देते, आइवरमेक्टिन भी नहीं दे रहे और एजिथ्रोमाइसिन भी नहीं दे रहे हैं। अगर आपको सिम्टम्स, मतलब उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीट करते हैं, तो कोशिश ये की जाती है कि उनको कम से कम दवाइयां दी जाएं, क्योंकि कम से कम दवाइयां देंगे, क्योंकि इस समय जैसा पता होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा समय होता है जब बच्चे की विकास हो रहा होता है, उसमें कोई भी अगर दवाई का साइड इफेक्ट होना होता है तो हो जाता है ज्यादातर। इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि उस समय दवाइयां काफी अवॉइड करें। और अभी जितने भी हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीमेल्स आती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने ऑब्जर्वेशन में रखें, घर पे हैं तो भी और अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो भी। और ये सारी दवाइयां जो आपने गिनाई हैं, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये नहीं देनी है। तो ये सबको लिख लेना चाहिए, बेशक नोट कर लेना चाहिए कि दवाइयां अपने आप से नहीं खानी,
आपकी जरूरत के हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी और वो आपके डॉक्टर देंगे, आपको अपने आप में मेडिकेशन ठीक है। अपना डॉक्टर बनने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे की जान का मसला है, आपकी भी जान का मसला है। ये टॉपिक ऐसा है कि आप मार्केट से नहीं लाएंगे भाई, ये बहुत बड़ी चीज है। माँ बनना अपने आप में बहुत बड़ा कमाल है और ये एक नई जिंदगी है, एक नए बच्चे को जन्म देना। तो नोट कर लीजिए इसको ध्यान से, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन जो इस वक्त कोविड के पेशेंट खा रहे हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खानी है। फिर आपका सवाल होगा तो फिर खानी क्या है, तो डॉक्टर से पूछे, वो आपको बताएंगे फिर खानी क्या है। वो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें होती हैं, इसीलिए सारी महिलाओं के लिए क्या खाना है वो हम यहां आपको स्पेसिफिक तो नहीं बता पाएंगे। अभी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर वाणीपुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वाणी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अभी जब डॉक्टर नीलम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लैक्टेटिंग वुमेन है, जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, वो डबल मास्किंग करके, हाथों में ग्लव्स पहन के बच्चों को दूध पिला सकती हैं। और ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जो दूध मां का बच्चे को इम्यूनिटी देगा, कोविड पॉजिटिव हो जाए इस डर से वो दूध उससे नहीं छीनना है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई और कईयों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेग्नेंट लेडी अगर कोविड आइसोलेशन की तरह ही परिवार से थोड़ा दूर रहे, हटके रहे, लाड़ प्यार के चक्कर में अपनी बहू को थोड़ा अगर दूर ही रहने दे, तो क्या इस वक्त में ये मुफीद है, ये ठीक है कि ज्यादा उनको परेशान नहीं करना, ज्यादा नजदीक नहीं जाना, उनको एक तरीके से वो आइसोलेट ही रहे तो बेहतर है, चाहे कोविड हो चाहे ना हो? सर, पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगी आपकी इजाजत से जी, कि एनसी में सिर्फ कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ड्रग्स दिए जाते हैं, अदरवाइज और कोई कैटेगरी नहीं दी जाती है। सो ये नोट किया जाए, पहले कैटेगरी देखी जाए। बी और ए ओनली रेकमेंडेड इन प्रेगनेंसी, कोई और कैटेगरी नहीं रेकमेंड होती है। सेकंड थिंग, आपका जवाब देती हूँ, जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में हम देख रहे हैं भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपको नौबत ही क्यों आए कि आप इलाज कराने जाएं? तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है एज जनरल पॉपुलेशन, कि आप एक डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। जो लोग घर से बाहर जाते हैं, अमूमन तौर पर इंडियन प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं बाहर नहीं जाती हैं ड्यू टू रिलीजियस कॉजेज या कोई भी कॉज आप रखिए, या ज्यादा लाड़ प्यार में लोग कि भाई हमारी बहू को बच्चा होगा तो हम थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार में लोग बाहर नहीं जाने देते हैं, यूजुअली भी नहीं जाने देते। अभी तो कोविड एरा चल, तो इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए ही रखें। जो लोग घर से बाहर जाते हैं, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो, अगर प्रेग्नेंट महिला के पास आ रहे हैं तो वो पूरा अपना सैनिटाइजेशन करके आए। तुरंत ये नहीं है कि जैसे ही घर से बाहर से आए प्रेग्नेंट वुमेन के पास आ गए, जैसे हम बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। पर प्रेग्नेंट वुमेन में ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो उनका पहले से ही सिस्टम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड होता है बच्चे के कारण। उनका हार्ट ऑक्यूपाइड होता है, उनकी रीनल उस पर ऑक्यूपाइड, तो हर चीज थोड़ा सा ज्यादा उसको ज्यादा खतरा होता है, हर चीज थोड़ी सी चीज भी हो जाए तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो आपको अर्ली डायग्नोसिस इज अ ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोज करना चाहिए। ये नहीं कि अरे बुखार हो गया है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो होता रहता है। अमूमन तौर पे यही बात होती है, अरे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो वायरस है। परंतु अभी जो एरा चल रही थी अप्रैल से लेकर 15 मई तक, वो ऐसी एरा थी कि until otherwise proved every fever is considered to be COVID-19 until otherwise proved। तो यदि आपको कोई भी फीवर है तो सबसे पहले आप अपना एक तो आइसोलेट हो जाएं और अपना कोविड टेस्ट कराएं, अपनी बाकी की जो बेसलाइन है CRP CBC वो कराएं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप अगर आप नहीं जाना चाहते अस्पताल, तो आजकल जैसे हमारी IMA ने भी एक ऑनलाइन हेल्पलाइन शुरू की हुई है, बहुत सारे प्रदेशों में हर जगह है, या ऑनलाइन डॉक्टर्स देख रहे हैं आजकल, या कोई पोर्टल सिस्टम है इस तरीके से, उनकी हेल्प लें। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कभी कभी ज्यादा दिन तक क्रोसिन लेने से 650 मिलीग्राम चले जा रही है, 10 दिन तक चले जा रही है, उसकी वजह से फीवर तो सप्रेस हो गया, पर जो डिजीज का जो प्रोसेस है वो एंड नहीं हुआ। डिजीज आपकी 5 डेज तक आपके थ्रोट में रहती है, 5 डेज के बाद इट गोज इनटू योर लंग्स एंड देन हैवॉक स्टार्ट। उसके बाद वो खतरनाक होती है जब वो लंग्स में न्यूमोनाइटिस कॉज करती है। तो मैं कहना चाहूंगी अपने सारी दोस्तों से जो कि गर्भवती हैं, अनटिल अदरवाइज बाकी पॉपुलेशन से भी, कि वो 1 से 5 दिन का जो ग्रेस पीरियड मिला है ना, उसको बहुत अच्छी तरह उपयोग करें। और
छठे दिन से 11वें दिन तक बहुत ही अच्छी तरह मॉनिटर करें अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन, अपनी पल्स, अपना मैं भूल जाऊंगा ये बहुत अहम सवाल है, इस वक्त बीच में मुझे फिर आया था। नॉर्मल आदमी के लिए हमने बताया कि जो SpO2 है, यानी आम भाषा में कह दूं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 95 तक ठीक है, 90 तक भी ठीक है, घर में आप उससे रिकवर कर सकते हैं। और जो पल्स है हम जानते हैं 72 वो परफेक्ट है, 80 तक भी ठीक है। गर्भवती महिला के मामले में ये रीडिंग क्या वेरी कर सकती है, कितनी हो सकती है कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं? सर मैं आपको बताती हूँ, नॉर्मली जैसे मैंने कहा ना, सारे सिस्टम्स के ऊपर ब्रंट होता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका ब्लड सिस्टम, उसका हार्ट सिस्टम, उसका किडनी सिस्टम, सब सिस्टम के ऊपर ब्रंट होता है। तो जब अब आप बात कर रहे हैं हार्ट सिस्टम की, क्योंकि उसको ज्यादा पंप करना है, क्योंकि बच्चा भी ब्लड को यूज कर रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर ये देखा गया है कि अगर आपकी एक बेसलाइन हार्ट रेट है, सपोज 70 है, तो वो 10 से 15 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यानी कि 70 है तो 80 से 85 तक हो जाएगी। अगर बेसलाइन 80 है तो 10 से 15 बढ़ जाएगी। तो उसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर 100 तक भी आती है, सपोज 80 है किसी की, तो 100 भी हो सकती है। परंतु अगर 120 इस तरीके की जा रही है, और पेशेंट को एक टेस्ट में बताना चाहूंगी, एक टेस्ट होता है, आप आइसोलेशन में भी कर सकते हैं। आप 6 मिनट वॉक करिए, आप 6 मिनट अपने कमरे में वॉक करिए। जिसके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है वो बेचारा क्या करेगा? अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो पहले आप वॉक करने से पहले अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देखें, 6 मिनट के बाद वॉक करके देखें, इसकी गिरावट 4 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर 96 है तो 92 के पीछे नहीं, 90 नहीं होनी चाहिए। और अदरवाइज अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो आप बस ऐसे ही वॉक करिए। 6 मिनट तक आपको कोई डिस्निया नहीं होना चाहिए। डिस्निया का मतलब सांस लेने में दिक्कत, आपको बोलने में दिक्कत, है ना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर 5 दिन से ज्यादा है, नहीं उतर रहा है, तो आपको एक एक्सपर्ट हेल्प की या हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत है। आपको खांसी हो रही है, आए जा रही है और ठीक नहीं हो रही है, आपको एक्सपर्ट और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और इसके अलावा डिस्निया है, आपको बात करने पे आप बात नहीं कर पा रहे हो किसी से, या आपको खांसी होती जा रही है उसके बीच में, आप बात नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन। द बॉडी इटसेल्फ टेल्स कि दिस इज द टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल और एक्सपर्ट। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास डॉक्टर वाणी, लेकिन डॉक्टर नीलम मैं आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं मैं आपको, जिस वक्त में ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे एक दोस्त हैं जिनकी धर्मपत्नी अभी प्रेग्नेंट है, और उनको अपने धर्मपत्नी से शिकायत है। और ये सवाल मैं इस डिबेट में इसलिए लेना चाहता हूं, इस प्रोग्राम में इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि ये सारे पतियों की शिकायत होगी अपनी पत्नियों से जो प्रेग्नेंट है। सवाल बड़ा सीधा है, पत्नियों को कहते हैं मास्क लगाओ तो वो कहती है सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और मां मैं बनने वाली हूं तो तुम्हें क्या पता। तो पति वहां बेचारे चुप हो जाते हैं, उनको जाहिर बात है कुछ पता नहीं। तो ये वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो ये महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि डबल मास्किंग से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, और जैसा हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हार्ट ज्यादा पंप करता है, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो महिलाएं ऑक्सीजन जो डबल मास्किंग है उसे घर में उसको लगाएं, या ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश करें कि आइसोलेट रहें और मास्क ना लगाएं, खुले हवा में सांस लेती रहें। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल आया है अभी। जी, तो आपके जो फ्रेंड हैं, सबसे पहले तो मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर उनकी पत्नी उनका नहीं मानती है तो कोई नई बात नहीं है। कोई पत्नी अपने पति का नहीं मानती है तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे और बिल्कुल टेंशन में जा रहे। दूसरी बात डबल मास्किंग की, यस, जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनको थोड़ी सांस फूलती है। नाउ इवन इन द नॉन कोविड टाइम्स, जब कोविड नहीं था तब भी अगर किसी की सांस फूलती थी बिना मास्क के भी, ओपन एयर में भी, तो देयर वर 2 थिंग्स हम लोग बहुत डिलीजेंटली चेक करते हैं। एक, पेशेंट का हीमोग्लोबिन। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है, जिसको हम खून कहते हैं, अगर कम है तो उसको सांस फूलेगी। इट इज नॉट रिलेटेड टू कोविड एट ऑल। सेकेंड, उनको कोई हार्ट डिजीज अगर है तो भी उनकी सांस फूलेगी। कई बार ऐसा हुआ है
कि पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं है कि उसको कोई हार्ट डिजीज है या लंग डिजीज है। पहली बार प्रेगनेंसी में जब पेशेंट हमारे पास आई और उसने ऐसे कहा कि हमारी सांस फूल रही है, और जब हम लोगों ने उसका हार्ट या कार्डियोलॉजी चेकअप किया तो हमें पता चला कि कोई हार्ट की बीमारी है। माइट्रल स्टेनोसिस हो सकती है, कार्डियोमायोपैथी, देयर आर स्मॉल, आई मीन सो मेनी कार्डियक डिजीजेस। सो अगर आपके फ्रेंड की वाइफ को लगता है कि मास्क लगाने से उनकी सांस बहुत फूल रही है, तो सारा वो जो चीजें मास्क पे ना फोकस करें, ये जरूर देख लें कि उनकी वाइफ का हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, खून, प्लस उनको कोई कार्डियक या लंग डिजीज तो नहीं है। नाउ इफ दीज थिंग्स आर रूल्ड आउट इन द हाउस, घर के अंदर जब हैं तब उनको डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। डबल मास्क इज व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। आप घर से बाहर जा रहे हैं या आप किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, आप अपने कमरे में खिड़की खोल के वेंटिलेटेड रूम में रहें, तब आपको डबल मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओनली व्हेन यू स्टेप आउट and when you're going out either to visit your doctor or to visit somebody else, then you're supposed to wear the double mask. So घर में पूरे टाइम डबल मास्क लगाना yes थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसीलिए जैसे आपने कहा कि कम से कम लोगों से मिलें और अपने रूम में रहें। लाड़ प्यार मोहब्बत ये सब थोड़ा वेट कर सकती है। बच्चा आ जाएगा दुनिया में तो बहुत टाइम मिलेगा हमें सब कुछ करने के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आइसोलेशन में रहें, अपने कमरे में रहें, कम से कम। जी डॉक्टर नीलम, मैं आ रहा हूं आपके पास। डॉक्टर ऋतु, मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल है। मैम देखिए, अब तक जो टेस्ट हो रहे हैं या जो अब तक एक चार्ट बना हुआ है कि आपको 3-4 महीने हो जाएं, फिर आपको एक अल्ट्रासाउंड लेवल 1 कराना चाहिए, आपको HB अपना चेक करते रहना चाहिए कि आप एनीमिक तो नहीं है। जो एक चार्ट बना हुआ है वो बड़ा पारंपरिक सा चार्ट है जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं। उसमें क्या आप प्रीफर करती हैं, रेकमेंड करती हैं कि कुछ और टेस्ट भी प्रेग्नेंट लेडीज को कराते रहने चाहिए इस पूरे सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अगर प्रेगनेंसी में जिनको कोविड पॉजिटिव है या जिनको पॉजिटिव नहीं है, उनको अपने ANC चेकअप पूरे कराने चाहिए, डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जैसे अब कोविड टाइम चल रहा है तो विजिट अवॉइड कर सकते हैं तो टेलीफोनिकली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। पर जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट हैं जो हम सबके ही कराते हैं, जैसे एक लिस्ट है पूरी टेस्ट की जो काफी लंबी है, उसको मतलब मैं इन्यूमरेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन पूरे नॉर्मल टेस्ट जो है वो रहेंगे। लेकिन कोविड में क्या होता है कि हम ज्यादातर नॉर्मल पेशेंट को जो प्रेग्नेंट नहीं है उनको हम एक्सरे एडवाइस करते हैं, CT स्कैन कराते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इनमें हमें रेडिएशन नहीं देना। अगर हमें बहुत जरूरत लगती है तो फिर हम उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जाती है जिसमें कि रेडिएशन हैजर्ड ना हो, एक्सरे की जरूरत पड़ती है तो करा भी सकते हैं। और इसके साथ साथ जो नॉर्मल वैक्सीनेशन है वो भी नॉर्मल कराना है, जो मतलब टिटनेस के शॉट्स हैं जो दिए जाते हैं वो सब कुछ हमें वैसे ही करना है। मतलब सब कुछ आपकी प्रेगनेंसी में जैसा नॉर्मल चलता है वैसे ही चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से ट्राइमेस्टर में इन्फेक्ट हो जाते हैं कोविड से, उसके अकॉर्डिंगली आपके टेस्ट की लिस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें कई टेस्ट अलग से कराए जाते हैं, जैसे डी डायमर, CRP, IL-6, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं उनको हम बार बार कराते हैं, जो खून से करा जाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है, वो हम करा सकते हैं। और उन टेस्ट को हम करा के ये देख सकते हैं कि आपका जो कोविड का इन्फेक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है। इसके अलावा जैसे कि बताया कि अभी डॉक्टर्स ने भी कि इनका हमें टेम्परेचर पे नजर रखनी चाहिए, खांसी तो नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर हाथ पैरों में सूजन आ रही है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें लगे कि कोई डिस्कलरेशन हो रहा है, नीले हो रहे हैं उंगलियां या टोज नीले हो रहे हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग सिम्टम्स है, क्योंकि प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी कोगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को, और क्योंकि कोविड एक ऐसी चीज है जिसमें ये बढ़ सकता है, तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर किसी को जैसे कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज हो गई है सपोज, जैसे वो पहले डायबिटीज नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी की वजह से कई लोग डायबिटिक हो जाते हैं, उनके शुगर लेवल्स रेज हो जाते हैं, तो उनको भी हमें बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में अगर उनके सिम्टम्स मतलब इंक्रीज करते हैं तो हमें स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ती है, और स्टेरॉइड देते ही उनके शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट करने लग जाते हैं। तो इस जो शुगर लेवल्स का जो इफेक्ट है बेबी पे वो हो सकता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें इनको सही से मॉनिटर करें। साथ में आपने जैसा कहा कि SpO2 जो हमारा पल्स ऑक्सीमीटर से जो हम ऑक्सीजन चेक करते हैं, अगर वो 93 से नीचे जा रहा है, 90 तक का वेट मत करिए, 93 से अगर थोड़ा सा भी नीचे गया 93 से, तो आपको इमीडिएटली
अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नीचे जाने का वेट मत करिए आप। नहीं, मैं इसीलिए तो आप डॉक्टर्स हमारे साथ हैं कि अगर हमें कुछ गलत जानकारी है या कुछ गलत पता है तो उसको आप बिल्कुल ठीक कर सकें। डॉक्टर बिल्कुल, ये सैचुरेशन का बहुत तो इसे गांठ मार लें इस बात को कि भाई 93 से ऑक्सीजन आपका नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे जाएगा तो अलार्मिंग है, आप डॉक्टर से संपर्क करें। एक बहुत अहम सवाल अब मैं डॉक्टर वाणी जी आपके पास लेके आ रहा हूं। डॉक्टर वाणी जी, मुझे याद है वो पूरी लिस्ट दी थी डॉक्टर साहब ने, उसमें कहा था कि वाइफ का आप अपना फॉलिक एसिड देते रहिए, जिंक देते रहिए, मल्टीविटामिन चलते रहने चाहिए, लेकिन अब बीच में यह भी पता लगा कि ज्यादा जिंक भी नहीं देना है किसी पेशेंट को या जिसको कोविड है, क्योंकि जिंक को एज अ फूड या कंज्यूम कर रहा है ब्लैक फंगस, ये भी सुनने में आया। तो अब वो लिमिट कैसे तय करें? वो डॉक्टर से बात करें या जो जिंक चला आ रहा है, जो डोजेज चली आ रही है वही लेते रहें या उसे कम कर लें? आप क्या बोलेंगे मैम? सर मेरे हिसाब से हर चीज का एक बैलेंस बहुत ब्यूटीफुल लगता है और अच्छा होता है। मैंने कोई अच्छी चीज भी है उसकी अति भी बुरी है ना? तो ऐसा देखा गया है कि म्यूकर माइकोसिस जो हो रहा है वो जिंक उसको प्रमोट कर रहा है, ठीक है? तो जिनको म्यूकर माइकोसिस हो रहा है उनको हम जिंक चीलेटर्स दे रहे हैं ताकि उनकी बॉडी में से जिंक हट जाए, जिंक उसको कैच करके बाहर निकले। तो मेरे हिसाब से अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो म्यूकर माइकोसिस का ही है। वो अब थोड़ा सा एक डाउन टर्न ले चुका है, उसका कर्व नीचे आ चुका है। तो आई थिंक जिंक शुड नॉट बी वेरी मच, उसको नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अति का सब भी बुरा है। लोग इतना डर चुके हैं, लोग इतना काढ़ा पी रहे हैं, इतना वो क्या क्या कोई जड़ी बूटी होती है कि मैं नाम भूल रही हूँ उसका, वो सब पी रहे हैं कि उसकी वजह से भी। इवन मैंने अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें हल्दी के अंदर, हल्दी का जो दूध पी रहे हैं उससे भी, मतलब हल्दी की भी अगर ज्यादा हो जाती है तादाद हमारी बॉडी के अंदर, तो दैट ऑल्सो इज नॉट गुड। तो आई थिंक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, सर हम लोग को ये कोविड क्यों हुआ, कभी हमने ये सोचा? जो नेचर ने ये चैलेंज दिया है कोविड का, यूनिवर्स ने, वो क्यों हुआ ये कभी हम सोचते नहीं है। वो हमारी वजह से ही हुआ सर। हम लोग माइंडफुलनेस बिल्कुल भूल गए हैं। खाना खाते हैं मोबाइल देख के, उसको कुछ चैट को आंसर दे के या टीवी देख के, हमारे बच्चे भी मोबाइल देख के खाना खाते हैं। तो मतलब हम खाना खाने में भी अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। तो हमारी माइंडफुलनेस कहाँ गई? हम कोई भी चीज ढंग से नहीं करते, हम एक बार में 5 चीजें कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग। तो यही बताता है, जो यूनिवर्स है वो यही बताता नहीं, आपने जो डॉक्टर वाणी ये बात कही, जितने दर्शक देख रहे होंगे, आप पति पत्नी को ब्लेम करेंगे, बच्चे तुमने बिगाड़े हैं, पत्नी पति को ब्लेम करेंगी, बच्चे दोनों का मुंह देखेंगे और बच्चे अलग मार खाएंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर इन सब चीजों से भी परिवार का भला हो रहा है तो ये हमारा मकसद है। मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर नीलम जी से लेना चाहता हूं, इससे पहले वक्त खत्म हो जाए। डॉक्टर नीलम, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। इस पूरे कोविड काल में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको एक समस्या आई कि उनके बच्चों के वो जो वैक्सीन चलता है, जो वो बच्चों के लगता है BCG, मीजल्स और वो तमाम चीजों के, वो या तो मिस हो रहे हैं या वो बच्चों को अस्पताल ले जाने से डर रहे हैं और उनके मन में यह सवाल है कि कुछ डिले किया जा सकता है क्या? तो वाकई क्या ये वैक्सीनेशन बच्चों का डिले किया जा सकता है या फिर बिल्कुल इसमें कोताही नहीं बरतनी है? जो टाइम टेबल लिखा हुआ है, जो चार्ट बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको वैक्सीन कराना है एनी हाउ। जी, बच्चों के जो वैक्सीन्स हैं, व्हेन यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो आपके पीडियाट्रिशियन आपको एक चार्ट देते हैं, जैसा कि आपने कहा उसमें लिखे रहते हैं स्केड्यूल्स। देयर आर सम वैक्सीन्स व्हिच कैन बी एडजस्टेड अ लिटिल बिट, तो उसका स्पेसिफिक नाम और कितना ड्यूरेशन वो कर सकते हैं वो आपके पीडियाट्रिशियन आपको डेफिनेटली बताएंगे। बट अगर कोई ऐसी वैक्सीन है, जैसे कि कुछ हैं कि लगनी ही है, तो प्लीज़ आप उसको जाके हॉस्पिटल में अवश्य लगवाएं। आप खुद मास्क लगाएं, बच्चे को भी सेफली ले जाएं एंड कीप इन टच विथ योर पीडियाट्रिशियन। अपने से कोई डिसीजन ना लें, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि इसने कहा उसने कहा। आपका जो डॉक्टर है जहाँ पे आपकी डिलीवरी हुई है, आप अपने पीडियाट्रिशियन से डिस्चार्ज होते वक्त हॉस्पिटल से ये चीज़ क्लियरली पूछ लें कि कौन सी वैक्सीन्स ऐसी हैं कि वो
डेफिनेटली उसी दिन लगानी है जिस दिन उन्होंने कही है। कुछ जो थोड़ी सी डिफर हो सकती है, बिकॉज इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैक्सीन फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों की काफी लंबी लिस्ट होती है। कुछ वैक्सीन तो एट बर्थ ही लग जाती हैं, वो हॉस्पिटल में लगी गई होंगी जब आपकी छुट्टी हुई होगी। बाकी जो स्केड्यूल है उसको अच्छे से समझ लें, अपने पीडियाट्रिशियन के संपर्क में रहें और जैसा वो कहें वैसे कहें। कोई भी वैक्सीन आपकी बच्चे की मिस नहीं होनी चाहिए, दैट इज वेरी क्लियर। ये बहुत जरूरी है। और देखिए इस कोविड काल में इस आपदा को कई लोग अवसर बदलने में मदर का भी जो एंटी कई लोग ऐसे हैं जो पता लगा गली में पंचर लगाते हैं, नाम है पिंटू और डॉक्टर पिंटू बता के फेसबुक पे एक छोटी सी पोस्ट डाल देंगे 5 मिनट की, ये करे वो करे, तो उससे बचना है। इसीलिए हमने आपको बताया 3 डॉक्टर्स हमारे साथ थे, ऑथेंटिक, क्रेडिबल, बिल्कुल वही जानकारी दी है जो आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। और आज हमने तीनों महिलाओं को कवर किया है, वो जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो मां है, उन तीनों के लिए जितने अहम सवाल हो सकते थे मुझे लगता है कि हमने पूछने की कोशिश की। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका डॉक्टर ऋतु, डॉक्टर वाणी जी, और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर नीलम जुड़ी हुई थी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया करता हूं, हमारे साथ जुड़े, इतने अहम टॉपिक पर इतनी जानकारी दी आपने। तो देखिए ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जैसा आज हमने कवर किया है, हम आगे भी ऐसे कोविड से जुड़े हुए टॉपिक्स आपके सामने लाते रहेंगे और मन में आपके जितने डाउट्स हैं उनको एक्सपर्ट से उनसे सवाल पूछेंगे और वो क्लियर करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।